नेक्स्ट टॉपिक है वो है हाफ लाइफ। अब हाफ लाइफ जो है ये लॉन्ग के लिए भी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग और शॉर्ट्स के लिए। इसमें एमसीक्यूज भी बन सकते हैं, बट हम इसको दो पार्ट में कन्वर्ट करेंगे तो काफ़ी सारा लेंथी क्वेश्चन है ये, और इसमें छोटी छोटी बातें बहुत ज़्यादा हैं, तो इसको हम दो पार्ट्स में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, आज हम हाफ करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक में इसमें इंशाल्लाह हाफ करेंगे। तो हाफ लाइफ में हाफ लाइफ को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हाफ लाइफ अगर वैसे जनरली देखा जाए तो होती क्या चीज़ है। हाँ जी, कोई बताएगा हाफ लाइफ कहते किसे हैं? वैसे मीनिंग पूछ रहा हूँ इसका। हाफ लाइफ यानी आधी जिंदगी समझ लेंगे। ठीक है, अब वो आधी जिंदगी किसकी, वो आधी जिंदगी जो हम पढ़ रहे हैं वो आधी जिंदगी किसकी, वो आधी जिंदगी होगी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की। यानी कि ये इस तरह का नेम है, इस तरह का ये नेम है जो सिर्फ न्यूक्लियर फिजिक्स के लिए यूज होगा। किसके लिए यूज होगा? अच्छा, न्यूक्लियर फिजिक्स में भी ये यूज होगा उनके लिए जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। किसके लिए? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। और आपको पता है कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं, मैं आपको पहले ही बात बता चुका हूँ कि जिसमें Z ग्रेटर देन क्या हो जाए, 82 हो जाए, यानी जिसमें एटॉमिक नंबर 82 से क्या हो, जिसके ग्रेटर हो, वो कौन से एलिमेंट होते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट। क्लियर हो गया पॉइंट ये वाला? तो हम लोगों ने हाफ लाइफ को रिप्रेजेंट करना है T1/2। ये T1/2 जो लिखा हुआ ये सबस्क्रिप्ट्स में, जैसे आप लोग लिखते हैं VI नहीं लिखते, या फिर क्या लिखते हैं आप लोग? VF, इस तरह से। तो ये भी क्या लिखना है आपने? T1/2 सबस्क्रिप्ट्स में राइट करना है। ये हाफ लाइफ की रिप्रेजेंटेशन है कि हाफ लाइफ को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम सबसे पहले इसके डिफाइन करेंगे। डिफाइन करने के बाद कुछ क्वेश्चंस हैं इसमें कि हम देखेंगे कि वो क्वेश्चंस का आंसर क्या है। वो क्वेश्चंस भी आपको खुद ही बताऊंगा, आंसर भी खुद ही बताऊंगा। तो पहले हम देख लेते हैं अ टाइम पीरियड इन विच हाफ ऑफ एटम्स डिके। जरा बात को समझिए कि ये होगा टाइम पीरियड ही जिसमें हमारे पास हाफ ऑफ एटम्स, मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास 50 एटम्स हैं, कोई रेडियोएक्टिव एलिमेंट है जिसके कितने एटम्स हैं? 50 एटम्स हैं, जिसमें से 25 क्या हो गए, हो चुके हैं, डिके हो चुके हैं। 25 क्या हो चुके हैं? डिके हो चुके हैं। तो बाकी कितने बच गए? 25। उसे हम क्या कहेंगे? हाफ लाइफ। फिर 25 का फिर हाफ करेंगे, फिर कितना बनेगा? 12.5। वो फिर सेकंड हाफ लाइफ होगी। फिर 12.5 का फिर हाफ करेंगे, फिर जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? वो फिर थर्ड हाफ लाइफ होगी। फिर 6.5 का फिर हाफ अगर हम करेंगे तो वो हमारे पास क्या होगी? फोर्थ हाफ लाइफ होगी। मैं इसके बारे में एक्सप्लेनेशन मजीद देता हूँ आपको, बट यहाँ पर इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम ये देखते हैं कि कोई भी एलिमेंट अनस्टेबल कैसे होता है। कोई भी एलिमेंट अनस्टेबल कैसे होता है, यानी कि पहला अगर हम क्वेश्चन देखें हाफ लाइफ को शुरू करने से पहले, तो हम ये देखें कि अनस्टेबल, हालांकि ये मैं प्रीवियस टॉपिक में आपको बात बता चुका हूं कि अनस्टेबल एलिमेंट कब होता है, पहली बार। और उसके बाद हमारे पास ये जो आयरन है ये था मोर स्टेबल एलिमेंट। ये हम प्रीवियस टॉपिक में पढ़ चुके हैं, है ना, याद आपको? और जो यूरेनियम था वो क्या था हमारे पास? अनस्टेबल एलिमेंट था, है ना याद? या नहीं याद? हम लोगों ने ग्राफ नहीं पढ़े थे? उस ग्राफ में तो ये बातें नहीं बताई हुई थी। जरा पेज नंबर आ जाए ना आप लोग 224 के ऊपर 225 पर। तो 225 के पेज पे जो ग्राफ दिया हुआ आपका, इसमें मैंने नहीं बताया था आपको आयरन जो है वो क्या है? सबसे ज्यादा स्टेबल है, और जो यूरेनियम है वो क्या है? अनस्टेबल है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये अनस्टेबिलिटी कैसे क्रिएट होती है, अनस्टेबिलिटी किस तरह से जनरेट होती है, किस तरह से क्रिएट होती है। तो ये आपकी बुक में क्वेश्चंस नहीं है, बट आप लोगों को ये याद रखने हैं और ये देखना है कि ये किस तरह से पॉसिबल है हमारे पास। तो इसका आंसर ये है कि एक्चुअली हमारे पास जब कभी भी, याद रखिएगा, जब कभी भी इनका आंसर जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो कुछ इस तरह से है कि जब कभी भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ग्रेटर देन हो जाए। असल में दो तरह की फोर्सेस होती हैं। किन तरह की फोर्सेस होती हैं? दो तरह। एक होती है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और एक होती है रिपल्सिव फोर्स। क्या होती है? रिपल्सिव फोर्स। अब ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स अगर रिपल्सिव फोर्स से क्या हो जाए? ग्रेटर हो जाए। क्या हो जाए? ग्रेटर। तो तब हमारे पास ये एलिमेंट जो होगा वो क्या रहेगा? स्टेबल रहेगा। क्या रहेगा? स्टेबल। यानी न्यूक्लियस के अंदर
जो न्यूक्लियस वाली फोर्स होती है जिसे हम अच्छा स्टेबल, अच्छा न्यूक्लियर फोर्स को ना आप स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को आप क्या पता कह सकते हैं, कांटेक्ट फोर्स भी कहते होते हैं। क्या कहते होते हैं? कांटेक्ट फोर्स भी कहते हैं। यानी कांटेक्ट फोर्स की वैल्यू जब क्या हो जाए, ग्रेटर देन हो जाए किससे भला, रिपल्सिव फोर्स से, तो तब हमारे पास क्या रहता है, ये एटम जैसे आयरन है, आयरन का जो एलिमेंट है वो क्या रहेगा, स्टेबल। क्या रहेगा? स्टेबल। अब सवाल पैदा होता है कि सर ये कांटेक्ट फोर्स क्या होती है? असल में प्रोटॉन्स के बिटवीन जो होती है ना, प्रोटॉन्स टू प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स टू प्रोटॉन्स जो फोर्स होती है उसे हम कहते हैं कांटेक्ट फोर्स। क्या कहते हैं उसे हम? वो बोले ना, क्या कहते हैं उसे हम? कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। क्लियर होगा पॉइंट? जब ये ज्यादा, अच्छा आपको ये पता, मैं आपको ये भी बात पहले बता चुका हूं कि वैसे प्रोटॉन और प्रोटॉन के दरमियान कांटेक्ट फोर्स कैसे होगी, हालांकि दोनों ही पॉजिटिव चार्जेस हैं, है ना, तो कैसे होगी? मैंने आपको बाइंडिंग एनर्जी वाली बात बताई थी ना, कि उसमें क्या हो चुकी होती है, मैस डिफेक्ट वाली बात ही बताई थी, E = mc² वाली, कि जब आप इनको आपस में मैच कर रहे होते हैं, इनको मिला रहे होते हैं, तो क्या होता है, जो मैस है वो किस में कन्वर्ट हो चुका होता है, एनर्जी में। तो एनर्जी की क्या हो चुकी होती है, डेफिशिएंसी। अब जब वो किसी चीज की जब डेफिशिएंसी हो जाएगी तो जाहिर सी बात है उनके दरमियान रिपल्सिव फोर्स क्या हो जाएगी, कम नहीं हो जाएगी। ये मैं आपको प्रीवियस टॉपिक में बातें बता चुका हूं कि प्रोटॉन प्रोटॉन्स के दरमियान वैसे रिपल्सिव फोर्स होती है, लेकिन ये एक दूसरे को रिपेल क्यों नहीं कर रहे होते भाई? क्योंकि इनमें एनर्जी की क्या होती है, डेफिशिएंसी होती है। जब वो एनर्जी आप उन्हें प्रोवाइड कर देंगे तो फिर क्या हो जाएंगे, अलग-अलग नहीं हो जाएंगे। उसमें क्या होगा, उसमें ये होगा कि रिपल्सिव फोर्स क्या हो चुकी होगी, ज्यादा, और कांटेक्ट फोर्स या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या हो चुकी होगी, कम। तो जब ये अलग-अलग हो जाएंगे तो फिर हमारे पास वो जो एलिमेंट होगा वो कौन सा एलिमेंट होगा, अनस्टेबल नहीं हो जाएगा। स्टेबल का मतलब ये है जो रेडिएशंस को रिलीज ना करे, और अनस्टेबल का मतलब क्या है, जो रेडिएशन को रिलीज करे। अब वो रेडिएशन को रिलीज कब करता है और रेडिएशन को रिलीज कब नहीं करता, ये वो सारी बातें मैंने आपको ये बता दी। क्लियर होगा पॉइंट ये वाला? अच्छा, अब इसमें हमारे पास जब कभी भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लेस हो जाएगी रिपल्सिव फोर्स से, तो तब एटम्स के क्या हो जाएंगे, हमारे पास अनस्टेबल हो जाएंगे। और अनस्टेबल होने के बाद यानी कि ये हमें बताता है स्टेबल एलिमेंट को, और अगर ये हो जाए हमारे पास ग्रेटर देन से क्या हो जाए, लेस देन हो जाए, तो इसका मतलब फिर हमारे पास क्या हो जाएगी, अनस्टेबल वाली बात हो जाएगी। और अनस्टेबल का मतलब क्या है, ये स्पॉन्टेनियसली खुद ब खुद ही रेडिएशन रिलीज करना शुरू कर देंगे। और जब ये खुद ब खुद रेडिएशन रिलीज करना शुरू कर देंगे, हाफ लाइफ में हम लोगों ने डिस्कस करनी अल्फा और बीटा को। सवाल ये पैदा होता है कि गैमा को हम लोग क्यों डिस्कस नहीं कर रहे, अल्फा और बीटा को इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि अल्फा और बीटा से डाटा और पेरेंट्स एलिमेंट वाला काम हो रहा होता है, लेकिन गामा रेज में इस तरह का नहीं हो रहा होता, तो इसलिए हम इसको हाफ लाइफ के साथ इसको लिंक नहीं करेंगे। ये भी आप लोगों ने बातें याद रखनी है, ये बुक में भी आपकी नहीं गिवन बातें ये वाली। अच्छा, इसमें हमारे पास तीन तरह की रेडिएशन जो है ना वो रिलीज हो रही होती हैं, सॉरी दो तरह की, एक अल्फा और दूसरी कौन सी, बीटा। इसको हम क्या करेंगे फर्दर, इसको क्या करेंगे हम लोग डिस्कस करेंगे। अब जरा यहां पर हमें हाफ लाइफ वाली बात में आपको इसको स्पॉन्टेनियसली क्यों कहते हैं, और ये क्या नाम है इसका अपना हाफ लाइफ की, मैं अगर डायग्राम बना के दिखाऊं आपको, ये जनरली से डायग्राम बना के दिखा रहा हूं, कंसेप्चुअल डायग्राम। यानी सपोज दैट मेरे पास कोई भी एलिमेंट है जिसके बहुत सारे एटम्स हैं, वैसे तो बहुत सारे एटम्स होते हैं, यहाँ पर हम कुछ एटम्स ले लेते हैं, फिर हम इसको ग्राफिकली भी डिस्कस करेंगे। ग्राफिकली डिस्कस करने के बाद फिर इसकी मैथमेटिकली फॉर्म होगी, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहले डेफिनेशन हो गई, तो कितने एलिमेंट हैं जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब ये 18 है हमारे पास, टोटल कितने हैं, 18 है हमारे पास। 18 जो है ये एटम्स है हमारे पास। अब इसे स्पॉन्टेनियसली क्यों कहते हैं, ये पहले भी मैं आपको बात बता चुका हूं प्रीवियस टॉपिक में, कि मुझे नहीं पता कि पहले ये वाला करेगा, ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये, फिर ये, फिर ये, मुझे नहीं पता इस बारे में। तो इसकी हाफ लाइफ डिस्कस करनी है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 19 का हाफ करने क्या हो जाएगा, 18 ही हो जाएगा, सॉरी 2 1 द 2 2 9 द 18। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, T1/2 किसके बराबर निकल आएगा भाई, 9 एटम्स नहीं निकला है हमारे पास ऐसे। फिर उसके बाद 9 के बाद फिर 9 का हाफ करें तो 9/2 कर दें, तो फिर क्या हो जाएगा, T1/4 नहीं हो जाएगा, तो फिर कितना आ जाएगा ये 4.5। इसका मतलब ये है ये फर्स्ट हाफ लाइफ है और T1/4 क्या है, सेकंड हाफ लाइफ है।
फिर 2.4 का अपना फिर हाफ करेंगे, फिर हमारे पास क्या हो जाएगी, थर्ड हो जाएगी। क्लियर होगा पॉइंट ये वाला। यानी अगर हमारे पास 50,000 एटम्स हैं, जिसमें से हमें पता नहीं है कि 50,000 में से कौन सा एलिमेंट सॉरी कौन सा एटम्स हमारे पास क्या करेगा कि रेडिएशन रिलीज करेगा। इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह से बताऊं कि मिसाल के तौर पे एक कोई सिटी है, जो आपकी बुक में इसकी एग्जांपल दी हुई है। एक सिटी है, उस सिटी में ना तकरीबन 10,000 की आबादी है। कितने हजार की आबादी है? अब वहां पर कोई यूं समझ लें कि वबा आई हुई है, कोरोना ही समझ लें कि वहां पर ऐसे क्या आई हुई, चाइना का कोई इलाका समझ लें या कुछ भी समझ लें कि वहां पर 10,000 की आबादी है और वहां पर क्या आई हुई है, ये वबा कोरोना की आई हुई है। हर 2 दिन बाद वहां पर बंदों की डेथ हो जाती है और हाफ बंदों की डेथ हो जाती है। कितने बंदों की डेथ हो जाती है? तो इसका मतलब ये है कि हर 10,000 में से 2 बंदों की डेथ होती है, सॉरी 2 दिन में डेथ हो जाती है आधे बंदों की। तो 2 दिन बाद कितने बंदे बचेंगे बताएं? 5,000 बचेंगे। बट उस 5,000 में से क्या आप कंफर्म कर सकते हैं कि भाई इसने मरना है, उसके बाद इसकी बारी है, उसके बाद इसकी बारी है, उसके बाद इसकी बारी है? आप बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते ना, यानी उनके बारे में आप कंफर्म नहीं। अच्छा, आप ये भी नहीं बता सकते कि भाई इसने कितने बजे मरना है, इसकी डेथ कितने बजे होनी है, सुबह होनी है, शाम को होनी है, या सबकी ही सुबह होनी है, या सबकी शाम को होनी है? ऐसा तो नहीं है ना। तो ये भी हमारे पास वही बात है कि हमारे पास अगर यहाँ पर 18 एटम्स हैं, उन 18 एटम्स में से हमें नहीं मालूम कौन सा एटम कितनी देर बाद कितनी देर तक रेडिएशन को क्या करेगा, रिलीज करेगा, इसके बारे में हमें कोई मालूम नहीं होता। इसलिए इसे क्या कहते हैं हम, स्पॉन्टेनियसली प्रोसेस कहते हैं। यानी हाफ लाइफ भी किस तरह से हो रही होती है, स्पॉन्टेनियसली हो रही होती है। अच्छा, इसमें आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है मैं यहाँ पर जरा राइट कर दूं, उसके बाद फिर हम इसको एक्सप्लेनेशन देखेंगे जरा इसकी। अच्छा जी, इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे पास हाफ लाइफ वाले, वो हाफ लाइफ के इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है मैं आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट देता रहता हूँ, बताता रहता हूँ कि हाफ लाइफ में किस तरह से होता है। कि जब हाफ लाइफ, जैसे ही हाफ लाइफ का प्रोसेस स्टार्ट होता है, तो उसमें पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारे पास पेरेंट एलिमेंट होता है ना, पेरेंट एलिमेंट, वो कन्वर्ट हो चुका होता है किसमें भला, बोले डॉटर एलिमेंट। किसमें कन्वर्ट हो चुका होता है? डॉटर एलिमेंट में। पहली बात तो ये है, ठीक है ना, कि पेरेंट्स एलिमेंट्स में किसमें कन्वर्ट हो चुका होता है, वो डॉटर एलिमेंट में कन्वर्ट हो चुका होता है जैसे ही हाफ लाइफ होती है। अच्छा, उसके बाद एक और बात में यहाँ पर, पहला पॉइंट ये है, और दूसरा पॉइंट इसमें क्या याद रखना है कि ये जो हाफ लाइफ वाला प्रोसेस होता है, हाफ लाइफ जो हमारे पास प्रोसेस होता है वो होता है स्पॉन्टेनियसली, स्पॉन्टेनियसली होता है, या जिसे आप रैंडम भी कह सकते हैं, रैंडमली। ठीक है भाई, और रैंडमली किस तरह से होता है, वही बात बता चुका हूं कि पता नहीं ये वाला होना है, उसके बाद ये होगा, हो सकता है ये वाला हो, उसके बाद ये वाला हो सकता है ये वाला हो, यानी हमें इसके बारे में मालूम नहीं होता। ये दूसरा पॉइंट हो गया। और इसमें जो तीसरा पॉइंट है हमारे पास, वो याद रखिएगा कि हाफ लाइफ इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ द सैंपल होती है। क्या होती है? इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ सैंपल, इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ सैंपल। यानी ये ना समझिएगा कि जिसके एटम्स की तादाद ज्यादा होगी वही रेडियो एक्टिव होगा, जिसके एटम से ज्यादा क्या होगी, कम होगी, तो रेडियो एक्टिव नहीं होगा। यानी यूं समझ लें, अगर मैं यूं कहूं कि बिलफर किसी के अगर 50 हैं तो वही रेडियो एक्टिव होगा, किसी के अगर 40 हैं तो वो नहीं होगा, जरूरी नहीं है ये। तो यानी जो हमारे पास सैंपल है ना, यानी कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट का, किसी में एटम के साथ कम होती है, किसी में एटम के साथ क्या होती है, ज्यादा होती है। समझ आ गई बात की? तो ये क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ द सैंपल, अमाउंट ऑफ द सैंपल होता है। तीसरी बात और चौथी बात ये याद रखिएगा कि जो हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो क्या होता है, कंप्लीटली डिके नहीं होता। क्या होता है ये? कंप्लीटली डिके नहीं होता। कंप्लीटली डिके से मुराद क्या है, या सिंपल वर्डिंग बता दूं कि रेडियो एक्टिविटी रिक्वायर्स इन्फिनिटी टाइम, रिक्वायर्स इन्फिनिटी टाइम। यानी रेडियो एक्टिविटी के लिए इन्फिनिटी टाइम, रेडिएशंस डिके के लिए क्या चाहिए होता है,
इनफिनिट टाइम, यानी कि बहुत ज्यादा टाइम चाहिए होता है। ये ना समझिएगा कि बस वो डिके यहाँ से बस ये हो गया ये हो गया, नहीं, ये डिके होते हुए किसी का ज्यादा होता है, किसी के हजारों साल होते हैं, किसी के लाखों साल होते हैं, ठीक है ना। एक ये बात याद रखनी। और जिसमें चौथा जो पॉइंट है, वो चौथा पॉइंट ये याद रखना है आपने, इस पे स्टैटिकल लॉज जो है वो एप्लीकेबल है। आपकी बुक में भी दिया हुआ है, ये सेकंड पैराग्राफ है ना, इसके मिड में लिखा हुआ है इसमें। यहाँ पर हमारे पास ये भी बात याद रखनी है कि यहाँ पर स्टैटिकल लॉज आर अप्लाइड। स्टैटिकल लॉज किसे पता किसे कहते हैं? असल में हम जब कभी भी किसी भी एटम्स या किसी भी हमारे पास जब स्ट्रेंथ में तादाद में बहुत ज्यादा एटम्स हो और उनकी हम अगर डेट्स को सेट कर लें, किसको सेट कर लें? डेट्स को, उनके बिहेवियर को, यानी बहुत ज्यादा हमारे पास एटम्स हो या पार्टिकल्स हो और उन पार्टिकल्स के बिहेवियर को अगर हम डेट्स के अकॉर्डिंग सेट कर लें, उनके बिहेवियर को जब हम डिस्कस करें जब तादाद में बहुत ज्यादा हो, तो उसे हम कहते हैं स्टैटिकल लॉज। तो STATICAL स्टैटिकल लॉज आर एप्लीकेबल। मैं एक बार फिर बताता हूं इस बात को कि ये जो स्टैटिकल लॉज जो है ना, ये हमारे पास जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाए या नंबर ऑफ एटम्स आ जाए, उन नंबर ऑफ एटम्स के बिहेवियर को आपने डिस्कस करना हो, डेट्स की अगर हम सेट्स बना लें, डेट्स के क्या बना लें? सेट बना लें, यानी कि बहुत ज्यादा पार्टिकल्स हों और उनके बिहेवियर को डिस्कस करना हो, तो उसके लिए कौन से लॉज लगते हैं? इस पे स्टैटिकल लॉज लगते हैं। तो ये जो पहला पेज है ना आपका, पेज नंबर 2 to 9, यहाँ पर ये सारी बातें यही बताई हुई हैं आपको पहले पेज के ऊपर, आपका जो हाफ लाइफ वाला पहला टॉपिक है। इस टॉपिक के बाद फिर हम लोगों ने जो डिस्कस करना है वो हमने डिस्कस करनी है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अब हम इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पे आते हैं, बट इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से पहले यहाँ पर आपकी बुक में जो मैंने आपको डेफिनेशन बताया, सॉरी एग्जांपल देके बताई थी 10,000 वाली, आपकी बुक में यहाँ पर कुछ और स्ट्रेंथ बताई होगी, ठीक है, यानी कि आबादी वाली पॉपुलेशन वाली जो आपको बात बताई है वही बताई हुई यहाँ पर। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट पेज पे आए तो नेक्स्ट पेज पे आपको ना मैथमेटिकली फॉर्म नजर आ रही होगी, डेल्टा एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन डेल्टा डी। इसकी हम अब डेरिवेशन करते हैं, ये आपकी बुक में जो है डायरेक्ट दी हुई है, तो ये बाकी और किसी नोट्स वगैरह में भी नहीं है। तो अब यहाँ पर जरा अगर हम इसको देखें, यहाँ पर आपने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का पहले हेडिंग देनी है, उसके बाद फिर हमने इसको डिस्कस करना है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, इसको अगर गौर करके देखें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को, तो इसमें हमारे पास जो n होगा ना, n देखें आपकी बुक में भी गिवन है, लेकिन वो डायरेक्ट दी हुई क्वेश्चन, जो n होगा ना हमारे पास, वो हमें बताएगा नंबर ऑफ द रेडियोएक्टिव एटम्स प्रेजेंट इन एनी पर्टिकुलर टाइम। तो आप क्या लिखेंगे? n हमारे पास क्या होगा? n इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट, ठीक है। और जो डेल्टा एन होगा वो किसको बताएगा हमारे पास? नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट आफ्टर डिके प्रोसेस। डिके प्रोसेस के बाद होगा जो एटम्स में हमारे मौजूद होंगे। और डेल्टा टी क्या होगा? दैट इज द टाइम पीरियड, ये हमारे पास होगा टाइम पीरियड। अब यहां पर एक बात और समझने वाली है, वो ये है कि हमारे पास डेल्टा एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन होगा। क्या होगा? डेल्टा एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किस तरह से? जरा देख लें। डेल्टा एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। किस तरह से भाई? अगर एटम्स की तादाद ज्यादा है, एटम्स की तादाद क्या है, तो डिके भी क्यों होंगे? समझ आइए बात की नहीं आई? यानी कहने का मतलब है कि हाफ में भी क्या बचेंगे? ज्यादा बचेंगे ना। फर्ज एक कोई एलिमेंट है जिसके 100 एटम्स हैं, कितने एटम्स हैं? 100। उसके हाफ लाइफ में डेल्टा कितने बचेंगे? 50। एक के हैं ही 50, तो उसे कितने बचेंगे? 25। तो फिर 25 और 50 में फर्क नजर आ गया। समझ आइए बात की नहीं आई? एक के हैं 100 एटम्स, हाफ लाइफ गुजरी, बाकी कितने बच गए? 50। एक ऐसा रेडियोएक्टिव एलिमेंट है जिसके हैं ही पहले ही 50 इनिशियल, तो डेल्टा कितना होंगे? क्लियर हो गया?
तो यहाँ पर भी यही बात बताई है कि डेल्टा एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा एन के। यहाँ तक समझ आ गई। उसके बाद जो सेकंड इक्वेशन बताई है उसमें बताया कि डेल्टा एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, यानी डेल्टा एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। अब इस इक्वेशन को समझें। अगर एटम्स की तादाद है ज्यादा, एटम्स की तादाद क्या है तो इसका मतलब जो टाइम होगा वो भी इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा। अगर कम है तो जल्दी डिके हो जाएंगे ना, अगर ज्यादा है तो क्या हो जाएगा। समझ आ गई बात की नहीं हुई। तो इसका मतलब ये कि आपस में अच्छा इन्हीं दोनों इक्वेशंस को क्या कर लें आप कंपेयरिंग कर लें। तो यहां पर आप लिख दें कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, कंपेयरिंग 1 एंड 2। तो ये हमारे पास हो जाएगा डेल्टा एन प्रोपोर्शनैलिटी एन डेल्टा टी हो जाएगा। प्रोपोर्शनल को खत्म करने के लिए आपको पता है क्या करते होते हैं, इज इक्वल टू क्या लगाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं। लेकिन यहां पर जो आपने कांस्टेंट लगाना है उसे कहेंगे लैम्डा, ये हो जाएगा एन डेल्टा टी। अब ये लैम्डा पता क्या चीज है, इसे कहते हैं डिके कांस्टेंट। ये हमारे पास कहलाता है डिके कांस्टेंट। अच्छा डिके कांस्टेंट का हमने यूनिट भी निकालना है, फिर इसको हम डिफाइन भी करेंगे, ठीक है। डिके कांस्टेंट को अगर मैं इसका यूनिट यहां पर डिस्कस करना चाहूं तो इसका यूनिट क्या बनेगा, कोई बताएगा इसका यूनिट क्या बनेगा। लैम्डा का मीटर होता है। नहीं नहीं, ये constant वेवलेंथ नहीं है, ये वो तो वेवलेंथ constant नहीं है। है। ये यहाँ पर वेवलेंथ वाली जिक्र नहीं करनी है आपने। ये n यहाँ पे मल्टीप्लाई आ जाएगा क्या हो जाएगा, तो बन जाएगा डेल्टा n अपॉन n। नो ये ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल्टा t नहीं हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा। तो n तो नंबर ऑफ एटम्स हैं, ये भी नंबर ऑफ एटम्स हैं, तो टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड नहीं होता, इज इक्वल टू लैम्डा। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेकंड इनवर्स। और डायमेंशन क्या होगी, t इनवर्स। अगर इसके डायमेंशंस को देखें हम लोग तो हमारे पास इसके जो डायमेंशंस बनेगी वो क्या हो जाएगी, t इनवर्स। लो कोई यूनिट नहीं होगा, इसका यूनिट होगा, ठीक है। किसने कहा। अच्छा अब यहाँ पर हमारे पास डिके कांस्टेंट को अगर हम डिफाइन करें और डिके कांस्टेंट में यहाँ पर एक नेगेटिव का साइन भी दिया हुआ है, वो क्या दिया हुआ है जरा इसी इक्वेशन को देख लें। अगर आप इसी इक्वेशन नंबर क्या नहीं रखते जी, इसका 1 ही रख लेते हैं इस इक्वेशन नंबर 1। तो देखें जरा, डेल्टा n इज इक्वल टू नेगेटिव लैम्डा n डेल्टा t। इस n को मल्टीप्लाई वहां जाकर डिवाइड करें तो बन जाएगा डेल्टा n ओवर n इज इक्वल टू नेगेटिव लैम्डा डेल्टा t। अब यहाँ पर जो नेगेटिव का साइन दिया हुआ है वो किस चीज को इंडिकेशन कर रहा है। अगर आपने नेगेटिव का साइन यहाँ पे नहीं लगाया तो इक्वेशन ये गलत होगी। ये नेगेटिव का साइन आया किस तरह से, एटम्स की तादाद बढ़ रही है या कम हो रही है। और जब कभी भी एटम्स की तादाद कम हो रही होती है तो कौन सा साइन आता होता है, नेगेटिव का। तो ये नेगेटिव का साइन किसको बताता है कि एटम्स की जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ ऑफ एटम्स इज डिक्रीजिंग। अगर आपने यहाँ पर पॉजिटिव का साइन लगा दिया तो इक्वेशन गलत हो जाएगी, क्योंकि एटम साथ बढ़ नहीं रही होती, क्या हो रही होती है, कम हो रही होती है। अच्छा उसके बाद डिके कांस्टेंट को अगर हम डिफाइन करें तो वो क्या बनेगा हमारे पास, हाँ जी इसकी डेफिनेशन बनेगी हमारे पास फ्रैक्शन, द रेशियो ऑफ द फ्रैक्शन ऑफ डिकेइंग एटम्स पर यूनिट टाइम। हाँ जी क्या डेफिनेशन बनेगी, द फ्रैक्शन ऑफ the ratio of the fraction of decaying atoms per unit time। यानी जो हमारे पास, अगर मैं इसको डिफाइन करूं किसको बोला, डिके कांस्टेंट को, जिसे हम कहते हैं लैम्डा, तो वो हमारे पास बनेगी द रेशियो ऑफ fraction of decaying atoms per unit time। इसका जो रिलेशन होगा वो होगा लैम्डा इज इक्वल टू डेल्टा n अपॉन n डिवाइडेड बाय डेल्टा t। ये जी इसका हमारे पास क्या होगी, मैथमेटिकल फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा अगर आप नेक्स्ट में देखें तो आपकी बुक में
एक इक्वेशन बना के दिखाई हुई है उसने 21.9 लैम्डा टी 1/2 सबस्क्रिप्ट में 0.693 इक्वेशन नजर आ रही है आप लोगों को? यस सर। अब इस इक्वेशंस को समझने के लिए ये डायरेक्ट आपकी बुक में दी हुई, बट मैं आपको इसके डेरिवेशन कराऊंगा कि इसकी डेरिवेशन कुछ इस तरह से करनी है कि जो मैथ वाले स्टूडेंट्स हैं उन्हें तो थोड़ी समझ आ जाएगी, लेकिन जो क्योंकि उन्होंने मैथ्स में डेरिवेशन इंटीग्रेशन पढ़ी होगी, ऐसे ना? लेकिन जो अपना बायो वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल होगी। ये थोड़ी सी मुश्किल क्या होगी, वो डेरिवेशंस को थोड़ा सा याद करेंगे या रटा लगा लेंगे, जैसे भी है उसको थोड़ा सा ख्याल करना होगा। इंटीग्रेशन का साइन होता है, जो बायो वाले हैं, पहले बायो वाले बच्चे कौन कौन से हाथ खड़ा करें जरा। 1 2 3 4 5 थोड़ी ही है, कोई मसला नहीं है, थोड़े से ही है। गर्ल्स में से किस का आपका दोनों का मैथ है? ठीक है, चलें। इंटीग्रेशन का साइन होता है भाई ये इंटीग्रेशन का साइन है, ठीक है, जैसे सिंबल कहते हैं हम लोग, ये इंटीग्रेशन का सिंबल है। इंटीग्रेशन पता क्यों करते हैं हम लोग? छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब, यानी छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब ये है कि हमें आंसर क्या आ जाए, एक्यूरेट मिल जाए। इंटीग्रेट करना वो जो हमने फर्स्ट ईयर के चैप्टर में नहीं किया था, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था हम लोगों ने इस तरह से, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स वाला है यार, फर्स्ट ईयर में किया था हम लोगों ने। तो ये भी समझ लें कि वैसा काम ही कर रहे हैं हम लोग। इनिशियल से फाइनल को देखेंगे, इसको देखेंगे इनिशियल से, यानी कि इनिशियल और फाइनल को देखेंगे। ये डेल्टा टी यहाँ पे डिवाइड वहां जाकर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो हमारे पास नई इक्वेशन क्या बन जाएगी, डेल्टा टी इंटू लैम्डा इज इक्वल टू, फिर क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा एन अपॉन एन हो जाएगा हमारे पास, डेल्टा एन अपॉन एन। और याद रखिएगा कि जब कभी भी हम इंटीग्रेशन लेते हैं तो इंटीग्रेशन लेते हुए हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है। अब यहाँ पर हमारे पास जो लैम्डा है ना, लैम्डा ये कांस्टेंट नहीं है क्या हमारे पास? अच्छा, और कांस्टेंट की इंटीग्रेशन जो है ना वो नहीं लेते होते, कांस्टेंट की इंटीग्रेशन। अब जैसे मिसाल के तौर पे आप लोगों ने प्रीवियस चैप्टर 15 में ये बात पढ़ी थी, मैंने आपको एक बात बताई थी, फाई एन फाई इंटू डेल्टा ओवर डेल्टा टी, है कुछ याद है ना यार? फिर मैंने क्या बताई थी आपको बात, मैंने सॉरी ये आप अगर यूं कर लें, इसको एम फाई कर लें, म्यूचुअल इंडक्टेंस वाली, मैंने क्या कहा था कि अगर मैं इसको अप्लाई करूं, इसके साथ में अप्लाई हो नहीं सकता क्योंकि ये तो क्या है, कांस्टेंट है। तो इसका मतलब ये किसके साथ अप्लाई होगा, इसके साथ अप्लाई होगा ना। तो फिर इससे मैं क्या निकाल देता था, बाहर नहीं निकाल देते इसे हम, ये m डेल फाई अपॉन डेल्टा टी, कुछ ऐसा काम कर देते हैं यार। तो ये समझ लें कि हमारे पास जो लैम्डा है ये कांस्टेंट, क्या निकल आएगा बाहर, तो ये बन जाएगा लैम्डा इनटू क्या हो जाएगा, डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और ये क्या हो जाएगा, डेल्टा एन अपॉन एन। यहां तक बात समझ आ गई? क्लियर होगा पॉइंट यहां तक? नहीं हुआ? कुछ भी नहीं किया, इंटीग्रेशन का साइन के बारे में बता चुका मैं आपको। लैम्डा को मैंने क्या निकाला है, बाहर निकाला है क्योंकि कांस्टेंट है, उसकी एग्जांपल मैंने आपको समझा दी है बात यहां पर। अच्छा, याद रखिएगा कि हमारे पास, बायो वाले जरा गौर से समझिए इस बात कि ये जैसे अंडर द रूट और ये स्क्वायर है ना, एक दूसरे के दुश्मन है, इसी तरह ये डेल और ये भी दूसरे के दुश्मन है। समझिए बात की, ये क्या है, दूसरे के दुश्मन है। यानी जहां स्क्वायर आएगा अंडर रूट लेके स्क्वायर खत्म कर देंगे, जहां पे स्क्वायर आएगा अंडर रूट क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे, ऐसा कुछ करते थे ना यहाँ पर। तो ये जो डेल है ना, ये इसको खत्म कर देगा, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, लैम्डा टी प्लस सी। अब ये सी क्या चीज है, ये सी है कांस्टेंट। क्या है सी, कोई इंटीग्रेशन के ये रूल्स हैं, मैथ वालों को पता होगा। जब कभी भी आप इंटीग्रेशन लेते हैं तो इंटीग्रेशन के बाद कोई ना कोई क्या पुट करते हैं, कांस्टेंट पुट करते हैं, उस कांस्टेंट की कोई ना कोई वैल्यू भी निकालते हैं। ये फिर बड़ी एक्सप्लेनेशन है, तो इसको आपने फिलहाल इतना ही याद रखना है। अब आपके माइंड में यहाँ पे बात आ रही हो कि सर ये डेल और ये भी तो कैंसिल कर सकते हैं आपस में, कर सकते हैं ना? तो बात भी यही है कि कर सकते हैं कैंसिल, बट ये कैंसिल नहीं करेंगे। कहेंगे सर रूल्स तो आपने यहाँ पर अप्लाई कर दिया, लेकिन यहाँ पर आपने अप्लाई क्यों नहीं किया? जरा गौर करके देखें, इसके नीचे कुछ था, वैसे तो है, वैसे इसके नीचे 1 है, लेकिन अगर इसके नीचे t होता, उस जैसा जो ऊपर है वैसा ही नीचे होता, तो फिर यहां पर ये डेल और ये जो कैंसिल आउट ना करते। अब ये जो डेल्टा n और n दिया हुआ है, तो जरा गौर करके देखें, n जैसा ऊपर मौजूद है डेल्टा n,
n जैसा मौजूद है ना, तो जब कभी भी नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है उसके एज इट इज ऊपर वाला और डेल के साथ मौजूद हो तो उसकी इंटीग्रेशन आती है log n। क्या आती है? log। ये इंटीग्रेशन का रूल है और जिसे आप लोग कहते हैं जिसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है इंटीग्रेशन में क्या लगा देते हैं? log। ये जो मैं छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ ना ये उनके लिए बता रहा हूँ जो बायो वाले बच्चे हैं, बाकी मैथ वालों को तो पता ही होगा कि ये किस तरह सर बता रहे हैं। अच्छा जी, अब ये क्या हो जाएगा? माइनस लॉग n हो जाएगा। अच्छा ये भी एक रूल है, ये भी इंटीग्रेशन क्या है? एक रूल है। अब इसमें जरा गौर करके देखें तो हमारे पास लॉग क्या निकल आया? n निकल आया। यहां तक समझ आ गई सबको बात? अब यहां पर ये क्योंकि आप ये सारी बातें ना आपकी बुक में गिवन नहीं है, सी हमारे पास क्या है? यहां पर कोई कांस्टेंट है। अच्छा यहां पर आप लोगों ने अब c की वैल्यू निकालनी है, किसे निकालनी है? c। अब टू फाइंड c की वैल्यू अगर आपने फाइंड करनी है तो कैसे करेंगे? देखें t इज इक्वल टू जब 0 होगा, इस पॉइंट को समझिएगा भाई सब लोग, t इज इक्वल टू क्या होगा? 0। तो n इज इक्वल टू n नॉट होगा। n इज इक्वल टू क्या होगा? अब कहेंगे सर ये किस तरह से आ गया? भाई अभी ये डिके हुआ ही नहीं है, अभी ये डिके नहीं हुआ तो टाइम क्या है? 0 है ना, टाइम स्टार्ट ही नहीं हुआ, टाइम स्टार्ट नहीं हुआ। तो फिर t की जगह पे क्या पुट करेंगे? 0। क्या पुट करेंगे? और नंबर ऑफ एटम्स की तादाद वो n इज इक्वल टू n नॉट कह सकता हूं, यानी कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स की जो तादाद है वो n नॉट है और उसकी रिप्रेजेंट किया हुआ टोटल्स को n के साथ। तो इसका मतलब ये हो गया कि t की जगह पर इस इक्वेशन नंबर b में t की जगह पर क्या पुट कर देंगे? 0 पुट कर देंगे इज इक्वल टू c और क्या हो जाएगा? माइनस लॉग क्या हो जाएगा? n नॉट। तो c का आंसर क्या निकल आया? माइनस लॉग n नॉट। अभी क्लियर हुआ? c का आंसर निकल आया नहीं निकल आया? नहीं आई समझ? जिसको नहीं आई वो फिर पूछ सकता है, बता सकता हूँ। सबको क्लियर है? अभी गर्ल्स सबको क्लियर है? तो फिर बोले ना, फिर कब बोलेंगी? देखें टू फाइंड c, मैंने यहाँ पर c की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी फाइंड करनी है? c की वैल्यू। तो t की जगह पे क्या पुट करेंगे? भाई t की जगह पे 0 क्यों पुट किया है? क्योंकि अभी वो डिके नहीं हुए एटम्स, अभी एटम्स डिके नहीं हुए। जब एटम्स डिके होंगे तभी हम लिखेंगे ना कोई ना कोई टाइम, तो टाइम 0 है। तो जितने एटम्स जो अभी डिके ही नहीं हुए तो एटम के साथ हो ही नहीं रहेगी। तो फिर n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? n नॉट नंबर ऑफ प्रेजेंट एटम्स, यानी इनिशिएटिव एटम्स मैंने जो भी डिके नहीं हुए ये वो है। तो n की जगह पे क्या पुट किया है मैंने? n नॉट पुट किया है। t की जगह पे क्या पुट किया है? 0 पुट किया है। तो c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? नेगेटिव n नॉट। क्लियर हो गया या नहीं हुआ? अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, यहां पर मेरे पास किसका निकल आई है? c की। अच्छा अब ये नेगेटिव का साइन यहां से खत्म कर देना आपने। अब कहेंगे सर यहां से नेगेटिव का साइन क्यों खत्म किया? हो भाई ये नेगेटिव का साइन ना आप डायरेक्ट इधर लगा सकते हैं, कहां पर वाला? यहां पे लगा सकते हैं। समझ आई बात की नहीं है? इस यहां लगा सकते हैं। यहां पर क्यों लगाए? यहां पर ये क्योंकि यहां पर अभी एटम्स की तादाद जो है ना वो डिक्रीज नहीं हुई। क्लियर हो गया पॉइंट? तो एटम्स की तादाद यहां पर हमारे पास अभी डिक्रीज नहीं हुई। अब आपने क्या करना है, बल्कि ये ना ऐसे करते हैं, इसको 0 से मल्टीप्लाई करके ना खत्म ही कर दें तो ज्यादा बेहतर है इस नेगेटिव को। ठीक है, नेगेटिव का करते हैं 0 की यहां पर पुट किया था जब आपने ये यहां पर, तो ये 0 के साथ खत्म ही करते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? c की वैल्यू ये है, यही c की वैल्यू क्वेश्चन नंबर b में पुट कर दें। तो पुट इन b, तो b में पुट करेंगे तो बन जाएगा लैम्डा t प्लस log n नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? नेगेटिव log n हो जाएगा। बल्कि यहां पर भी नहीं आना, इसको खत्म करते हैं। एक मिनट में आपको बताता हूं कि इसको खत्म करना है या नहीं करना। ये जो हमारे पास नेगेटिव था इसको यहाँ पर पुट किया हमने, ये नेगेटिव सेम चलता आ रहा है ये वाला। तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी? log n नॉट। यही log n नॉट की वैल्यू आपने b में पुट कर देनी है। तो जैसे यहाँ पर पुट करेंगे नेगेटिव डेल्टा t प्लस log n नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? log n। ये नेगेटिव का वहां जाकर क्या हो जाएगा? सॉरी पॉजिटिव का वहां जाकर क्या हो जाएगा? तो नेगेटिव n नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा log n माइनस log n नॉट। अब दो log आपस में क्या हो रहे हैं भाई?
माइनस हो रहे हैं ना, Yes, yes. पर कट नहीं होंगे, ये n है ये नॉट है, तो जब दो लॉग आपस में माइनस हो रहे हैं तो उन्हें कर देते हैं हम डिवाइड, तो बन जाएगा n ओवर n नॉट। क्लियर हुआ नहीं हुआ? Yes, yes. अब यहाँ पर एंटी लॉग ले लेंगे, क्या ले लेंगे? एंटी लॉग। और एंटी लॉग फिर आपको पता है कि लॉग और एंटी लॉग इसके अपोजिट होते हैं, तो ये बन जाएगा एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लैम्डा टी, ये e और log आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो बन जाएगा n अपॉन n नॉट हो जाएगा। अब यहाँ तक बात समझ आई नहीं आई? और यार ये देखो, जब इधर भी e लिख दें इधर भी क्या लिख दें, e लिख दें, तो इसका मतलब होता है एंटी लॉग लिए ये आपस में क्या हो जाएंगे, तो ये बच जाएगा e की पावर माइनस डेल्टा t और लैम्डा t इज इक्वल टू n और क्या हो जाएगा, n नॉट हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, एंटी लॉग लेने का मतलब क्या होता है, e की क्या ले रहे हैं, पावर ले रहे हैं, यानी कि e जैसे एंटी स्क्वायर रूट और अंडर रूट कैंसिल आउट करते हैं ना, इसी तरह हमारे पास e और log ये भी क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। क्लियर होगा पॉइंट यहाँ तक? इसकी हम डेरिवेशन आज हाफ ही करेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट जो है ना वो भी हम हाफ करेंगे। यहाँ तक आज तक आपने करना है क्योंकि लेक्चर खत्म हो गया, बाकी इंशाल्लाह इसकी रिमेनिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम सेकंड पार्ट।